नमस्कार और आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब की दुनिया में उतर रहे हैं, नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, हमारे पास इसकी एक विस्तृत समीक्षा है और आज हमारा मिशन है इस समीक्षा के जरिए किताब के जो मूल विचार हैं, वो प्रसिद्ध 13 सिद्धांत और रहा समीक्षा के अनुसार इसकी खूबियां और कमजोरियां, इनको गहराई से समझना। और ये भी देखेंगे कि भाई 1937 में छपी थी, फिर भी आज क्यों इतनी चर्चा में है। सही बात है। तो चलिए इस प्रभावशाली किताब के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जी। थिंक एंड ग्रो रिच। अब शीर्षक से तो लगता है कि भाई ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में होगी। हाँ, अक्सर लोग ये समझते हैं। लेकिन समीक्षा कहती है कि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। तो असल में इसका केंद्रीय विचार क्या है, जैसा समीक्षा में बताया गया है? बिल्कुल। देखिए, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि शीर्षक थोड़ा शायद भ्रामक हो सकता है। किताब का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि सच्ची सफलता, चाहे वो पैसे की हो या व्यक्तिगत संतुष्टि हो या कोई और लक्ष्य, वो एक स्पष्ट तीव्र इच्छा से शुरू होती है। इच्छा से? हाँ, और साथ में एक केंद्रित सकारात्मक मानसिकता। ये सिर्फ अमीर कैसे बने वाली गाइड नहीं है, मतलब ये सोचने के एक खास तरीके को अपनाने और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का इस्तेमाल करने का आह्वान है। अच्छा। हिल का तर्क, जैसा समीक्षा बताती है, ये है कि विचार असल में वस्तु हैं और अगर सही तरीके से उन्हें दिशा दी जाए तो वो ठोस परिणाम दे सकते हैं। दिलचस्प। और इन विचारों को परिणाम में बदलने के लिए ही हिल ने वो जो अध्ययन किया था एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, एडिसन जैसे 500 से ज्यादा सफल लोगों का। जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार इसी अध्ययन से वो 13 प्रसिद्ध सिद्धांत निकले और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिद्धांत ही तो किताब का कोर है ना? हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इन 13 सिद्धांतों को सफलता की एक तरह की, कह सकते हैं, रूपरेखा मानती है। ये काफी व्यापक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अच्छा। इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय शायद हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में समझ सकते हैं। समीक्षा के हिसाब से सबसे पहले आते हैं वो सिद्धांत जो मानसिक नींव रखते हैं। मानसिक नींव जैसे कि? जैसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, तीव्र इच्छा, डिजायर। समीक्षा इसे सिर्फ एक साधारण सी चाहत नहीं बताती, बल्कि एक जुनून, एक धधकती हुई इच्छा कहती है। यही सफलता की यात्रा का शुरुआती बिंदु है। इसके बिना बाकी सिद्धांत उतने कारगर नहीं। सही। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, आस्था या विश्वास, फेथ। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल कर पाने का अटूट विश्वास है, पक्का यकीन, भले ही अभी उसका कोई सबूत ना दिखे। हाँ। समीक्षा बताती है कि हिल का मानना था कि ये विश्वास एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। यानी पहले एक जबरदस्त इच्छा और फिर उस इच्छा के पूरे होने का पक्का विश्वास। लेकिन इस विश्वास को बनाया और मजबूत कैसे जाए? क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है? हाँ, यही पर तीसरा सिद्धांत आता है, आत्म सुझाव, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन? जी। समीक्षा इसे अपने अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को सचेत रूप से प्रोग्राम करने की तकनीक के रूप में समझाती है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और विश्वासों को सकारात्मक कथनों के रूप में लगातार दोहराना, ताकि वो आपके गहरे विचारों और भावनाओं का हिस्सा बन जाए। हिल के अनुसार ये अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं के हिसाब से ढालने का तरीका है। तो ये हो गए मानसिक तैयारी वाले सिद्धांत, इच्छा, विश्वास और उसे मन में बिठाना। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनता होगा। समीक्षा उन सिद्धांतों के बारे में क्या कहती है जो हमें एक्शन लेने की ओर ले जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हिल सिर्फ सोचने पर नहीं रुकते। अगले कुछ सिद्धांत ठोस कार्रवाई से जुड़े हैं, जैसे चौथा सिद्धांत, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। समीक्षा साफ करती है कि हिल सामान्य ज्ञान के बजाय किसी खास क्षेत्र में गहरे, प्रैक्टिकल और लगातार अपडेट किए जाने वाले ज्ञान को जरूरी मानते हैं। सफलता के लिए आपको अपने चुने हुए फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा। सही है। फिर आता है पांचवा सिद्धांत, जो एक तरह से विचार और कर्म के बीच पुल का काम करता है, कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना? जी। समीक्षा बताती है कि हिल कल्पना को विचारों को योजनाओं में बदलने वाली कार्यशाला या वर्कशॉप मानते थे। यहाँ दो तरह की कल्पना की बात है, सिंथेटिक मतलब मौजूदा आइडियाज को जोड़ना, और क्रिएटिव यानी नए विचार पैदा करना। ओके।
इसके बाद छठा सिद्धांत आता है, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। समीक्षा ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मानती है, अपनी इच्छा को हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल डिटेल योजना बनाना और उस पर काम करना। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। हाँ, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन कई बार लोग योजना तो बना लेते हैं पर उस पर अमल नहीं कर पाते या फिर फैसले लेने में हिचकिचाते हैं। क्या समीक्षा इस पहलू पर भी कुछ कहती है? हाँ बिल्कुल, सातवां सिद्धांत इसी से जुड़ा है, निर्णय, डिसीजन। समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि हिल के अनुसार सफल लोग तुरंत और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। तुरंत? हाँ, और अगर उन्हें बदलना भी हो तो धीरे धीरे बदलते हैं। इसके उलट असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। हिल अनिर्णय को सफलता का बड़ा दुश्मन मानते थे। और निर्णय लेने के बाद आता है आठवां सिद्धांत, दृढ़ता, परसिस्टेंस। समीक्षा इसे इच्छा शक्ति और लगातार प्रयास के रूप में देखती है, खासकर तब जो मुश्किलें या बाधाएं सामने आएं। ये हार न मानने का संकल्प है। ये तो हुई व्यक्तिगत प्रयास की बात, लेकिन क्या सफलता सिर्फ अकेले ही हासिल की जा सकती है? हिल के सिद्धांतों में सहयोग या दूसरों के साथ काम करने का कोई जिक्र है, जैसा समीक्षा बताती है? निश्चित रूप से। नवा सिद्धांत इसी पर फोकस करता है, मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, ये काफी सुना है। जी, समीक्षा इसे हिल के सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक मानती है। इसका मतलब है समान लक्ष्य या हितों वाले सहायक और प्रेरक लोगों के समूह के साथ मिलकर काम करना। अच्छा। हिल का मानना था कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक लय में, सद्भाव में मिलते हैं तो वो एक अदृश्य तीसरी ताकत बनाते हैं जो व्यक्तिगत क्षमताओं से कहीं ज्यादा होती है। ये विचारों, ज्ञान और ऊर्जा का तालमेल है। ये मास्टरमाइंड का विचार तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है ना? खासकर नेटवर्किंग और सहयोग के इस दौर में। बिल्कुल। अब कुछ और सिद्धांत बचे हैं। समीक्षा उन्हें कैसे देखती है? वो थोड़े रहस्यमय से लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अगले कुछ सिद्धांत ज्यादा आंतरिक और कुछ हद तक अमूर्त हैं। 10वां सिद्धांत है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को समझना और उसका उपयोग करना, जैसा हमने ऑटो सजेशन में भी बात की थी। समीक्षा बताती है कि हिल अवचेतन मन को भावनाओं का केंद्र और आदतों का भंडार मानते थे, जिसे सचेत विचारों से प्रभावित किया जा सकता है। ओके। 11वां सिद्धांत है मस्तिष्क, द ब्रेन, जिसे हिल विचारों के प्रसारण और ग्रहण करने वाले स्टेशन के रूप में देखते थे। समीक्षा नोट करती है कि यह थोड़ा आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल लग सकता है, जहां हिल मानते थे कि विचार ऊर्जा के रूप हैं। और 12वां, छठी इंद्री वाला? जी, 12वां सिद्धांत है छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। समीक्षा इसे अंतर्ज्ञान या क्रिएटिव प्रेरणा या सहज बोध के रूप में वर्णित करती है। हिल के अनुसार ये अन्य सभी सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद ही विकसित होती है। अच्छा। यह एक तरह की उन्नत जागरूकता या अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ने की क्षमता है। ये शब्द हिल इस्तेमाल करते हैं, जिसे समीक्षा बाद में आलोचना के बिंदु के रूप में भी देखती है। और अंत में 13वां सिद्धांत, वो क्या है? 13वां सिद्धांत शायद सबसे व्यावहारिक बाधाओं में से एक को संबोधित करता है, भय पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर। डर पर काबू पाना। हाँ, समीक्षा बताती है कि हिल 6 बुनियादी डरों की पहचान करते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। हिल का तर्क था कि ये डर हमारी महत्वाकांक्षाओं को पंगु बना सकते हैं और सफलता के लिए इन पर विजय पाना अनिवार्य है। ये तो वाकई एक काफी व्यापक और सोचने पर मजबूर करने वाली रूपरेखा है। लगभग एक सदी पुरानी होने के बावजूद समीक्षा के अनुसार ये सिद्धांत आज भी क्यों इतने प्रासंगिक माने जाते हैं? इसकी मुख्य खूबियां क्या बताई गई हैं? समीक्षा कई प्रमुख खूबियों पर रोशनी डालती है। पहली, जैसा आपने कहा, इसका कालातीत ज्ञान, टाइमलेस विजडम, इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, डर पर काबू पाना। समीक्षा का तर्क है कि ये चीजें मानव स्वभाव और सफलता की बुनियादी बातों से जुड़ी हैं। सही। ये तकनीक या समाज बदलने के साथ नहीं बदलती, ये आज भी उतनी ही लागू होती हैं जितनी 1937 में थी। दूसरी खूबी है इसका मानसिकता पर गहरा फोकस, माइंडसेट फोकस्ड होना। हाँ। समीक्षा इसे शायद किताब का सबसे शक्तिशाली पहलू मानती है। हाँ, ये तो है। ये विचारों, विश्वासों और कल्पना की रचनात्मक शक्ति पर बहुत जोर देती है। ये विचार कि हमारी अंदरूनी दुनिया हमारी बाहरी हकीकत को आकार देती है। इसे बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट जैसी चीजों ने लोकप्रिय बनाया। हाँ। उसकी जड़ें हिल के काम में देखी जा सकती हैं, ऐसा समीक्षा बताती है। दिलचस्प बात है कि समीक्षा मानसिकता पर फोकस को खूबी बता रही है,
लेकिन हमने सुना कि बाद में सकारात्मक सोच पर अत्यधिक जोर को शायद कमजोरी भी कहा गया है। क्या समीक्षा इन दोनों में कोई संतुलन देखती है या इस विरोधाभास को कैसे समझाती है? ये एक अच्छा सवाल है और समीक्षा इस बात को मानती है कि ये थोड़ा जटिल मुद्दा है। खूबी ये है कि हिल ने मानसिकता के महत्व को बहुत पहले पहचाना और उस पर जोर दिया। ये बड़ी बात थी। सही। लेकिन जैसा हम कमजोरियों में देखेंगे, समीक्षा ये भी मानती है कि हिल शायद बाहरी फैक्टर्स को थोड़ा कम आंकते हैं। खैर, एक और खूबी ये है कि ये सिर्फ सोचने पर ही नहीं रुकती। समीक्षा इसे कर्म प्रधान, एक्शन ओरिएंटेड मानती है। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ इच्छा करने या पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि विशेष ज्ञान हासिल करने, योजना बनाने, निर्णय लेने और दृढ़ रहने जैसे ठोस कदमों पर भी उतना ही जोर देती है। ये सपने देखने और उसे हकीकत बनाने के बीच का प्रैक्टिकल पुल बनाने की कोशिश करती है। ठीक है। चौथी खूबी समीक्षा के अनुसार इसकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है। समीक्षा बताती है कि इसके सिद्धांत जीवन के लगभग किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य हासिल करने के लिए लागू किए जा सकते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो या पर्सनल ग्रोथ हो। अच्छा। और अंत में इसका अत्यधिक प्रभाव, इन्फ्लुएंस रहा है। समीक्षा इसे सेल्फ हेल्प जॉनरे की एक आधारशिला मानती है, जिसने टोनी रॉबिन्स, बॉब प्रॉक्टर, जैक कैनफील्ड जैसे अनगिनत लेखकों, वक्ताओं और उद्यमियों को प्रेरित किया है। ये खूबियां तो वाकई प्रभावशाली हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने इशारा किया, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। तो समीक्षा इस किताब के किन सीमाओं या कमजोरियों को उजागर करती है? क्या ये हर कसौटी पर खरी उतरती है? नहीं, और समीक्षा इस बारे में काफी स्पष्ट है। पहली कमजोरी जो अक्सर बताई जाती है वो है इसकी भाषा और संदर्भ का थोड़ा पुरानापन, ओल्ड फैशन्ड लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। हाँ, 1930s की है। जी, तो कुछ उदाहरण, मुहावरे और सामाजिक दृष्टिकोण आज थोड़े पुराने या अप्रासंगिक लग सकते हैं, खासकर जेंडर रोल्स या कुछ सामाजिक मान्यताओं के संदर्भ में। एक ज्यादा महत्वपूर्ण आलोचना जिस पर समीक्षा जोर देती है वो है वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है। हाँ, ये किताब मुख्य रूप से हिल द्वारा किए गए साक्षात्कारों से निकली कहानियों, किस्सों और अवलोकनों पर आधारित है। इसमें उस तरह के कठोर, नियंत्रित अध्ययन या आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध का समर्थन नहीं है जिसकी उम्मीद आज की कई सेल्फ हेल्प किताबों से की जाती है। ये काफी हद तक व्यक्तिपरक अनुभवों पर निर्भर करती है। तो समीक्षा ये कहती है कि ये किस्सों पर आधारित है ज्यादातर। क्या आज के दौर में जहां हम डेटा और एविडेंस की इतनी बात करते हैं, ये एक बड़ी कमी नहीं मानी जाएगी? समीक्षा इसे निश्चित रूप से एक सीमा मानती है, खासकर उन पाठकों के लिए जो वैज्ञानिक कठोरता की तलाश में है। और इसी से जुड़ी एक और आलोचना है, सकारात्मक सोच पर अत्यधिक जोर, ओवर एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था। जी, जबकि मानसिकता महत्वपूर्ण है, समीक्षा ये सवाल उठाती है कि क्या हिल बाहरी कारकों जैसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अवसर, सही समय, उपलब्ध संसाधन, नेटवर्क और यहाँ तक कि किस्मत के प्रभाव को कम आंकते हैं? ये तो है। वास्तविक दुनिया में सफलता अक्सर सिर्फ इच्छा शक्ति या सकारात्मक सोच से कहीं ज्यादा जटिल होती है। और उन रहस्यमयी तत्वों का क्या जिनका आपने पहले जिक्र किया था, वो छठी इंद्री या अनंत बुद्धिमत्ता, समीक्षा इन्हें कैसे देखती है? क्या ये किताब की विश्वसनीयता को कम करते हैं? समीक्षा बताती है कि ये रहस्यमयी या छद्म वैज्ञानिक तत्व, मिस्टिकल और सूडो साइंटिफिक एलिमेंट्स, कुछ पाठकों के लिए, विशेष रूप से जो ज्यादा तार्किक या संदेहवादी हैं, उनके लिए एक बाधा हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। छठी इंद्री या हिल द्वारा उल्लिखित अनंत बुद्धिमत्ता, जिसे वो ब्रह्मांडीय ज्ञान या ऊर्जा का स्रोत मानते थे जिससे उन्नत दिमाग जुड़ सकते हैं, ये सब अवधारणाएं अस्पष्ट हैं, व्यक्तिपरक हैं और इन्हें मापना या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना लगभग असंभव है। ये तत्व किताब को थोड़ा दर्शन या आध्यात्मिकता के दायरे में ले जाते हैं, जो हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। ठीक है। अंत में समीक्षा एक और बिंदु उठाती है। किताब का शीर्षक और शुरुआती फोकस थोड़ा धन केंद्रित, मनी सेंट्रिक लगता है। हाँ, शीर्षक से तो यही लगता है। हालांकि हिल स्पष्ट करते हैं कि सिद्धांत सभी प्रकार की समृद्धि पर लागू होते हैं, लेकिन अमीर बने का टैगलाइन और पैसे का बार बार जिक्र ये धारणा दे सकता है कि सफलता का अंतिम मापदंड केवल भौतिक संपत्ति है। समीक्षा का मानना है कि सच्ची सफलता में शायद जीवन के अन्य पहलू जैसे संतुलन, मानसिक शांति, रिश्ते और संतुष्टि भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जिन पर किताब उतना जोर नहीं देती। तो ये एक काफी संतुलित दृष्टिकोण हुआ,
बहुत सारी खूबियां, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा के अनुसार ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा कुछ खास समूहों की पहचान करती है जिनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। पहले, उद्यमी और व्यवसाय के मालिक, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। अच्छा। समीक्षा मानती है कि ये किताब उन्हें बिजनेस में सफलता और धन बनाने के पीछे की मानसिकता, दृढ़ता और रणनीतिक सोच को समझने में मदद कर सकती है। ठीक। और दूसरे, छात्र और युवा प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स, उनके लिए समीक्षा इसे आत्मविश्वास बढ़ाने, लक्ष्य निर्धारित करने की आदत डालने और अपने करियर या जीवन की शुरुआत में एक मजबूत मानसिक नींव बनाने के लिए एक प्रेरक उपकरण के रूप में देखती है। ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरे, कोई भी व्यक्ति जो जीवन में अटका हुआ महसूस कर रहा है, एनीवन फीलिंग स्टक, शायद वो अपनी मौजूदा परिस्थितियों से नाखुश हैं या मानते हैं कि वे और ज्यादा हासिल करने में सक्षम हैं। समीक्षा का सुझाव है कि ये किताब उन्हें अपनी सीमित सोच को चुनौती देने और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। और अंत में, व्यक्तिगत विकास में गहरी रुचि रखने वाले पर्सनल डेवलपमेंट एंथुजियास्ट्स, जैसा कि हमने कहा, समीक्षा ऐसे सेल्फ हेल्प जॉनरा की एक मौलिक कृति मानती है। हाँ, ये तो है। अन्य शिक्षाओं और अवधारणाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। मूल रूप से समीक्षा का निष्कर्ष है कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सफलता पाने के लिए अपनी मानसिकता को सक्रिय रूप से आकार देने और अनुशासित कार्रवाई करने को तैयार है। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? इस किताब से मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण, सबसे केंद्रीय सबक क्या है जिसे समीक्षा उजागर करती है? शायद सबसे मुख्य सबक जो समीक्षा के केंद्र में भी है और जिसे हिल ने स्वयं बार बार दोहराया, उनका प्रसिद्ध कथन है, जो मन सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। What the mind can conceive and believe it can achieve। वाह! समीक्षा ऐसे किताब का परम सार मानती है। इसका मतलब है कि सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट और तीव्र इच्छा से होती है, जिसे अटूट विश्वास का सहारा मिलता है और जिसे फिर निरंतर दृढ़ता और एक ठोस कार्य योजना के माध्यम से हकीकत में बदला जाता है। ये किताब समीक्षा के अनुसार हमें बार बार याद दिलाती है कि समृद्धि, चाहे वो वित्तीय हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, हमारे विचारों की गुणवत्ता और दिशा से गहराई से जुड़ी हुई है। मानसिकता ही वो उपजाऊ जमीन है जिस पर सफलता के बीज पनपते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली और स्थायी विचार है। तो अंत में समीक्षा में इसे कुल मिलाकर कैसी रेटिंग दी गई है? क्या इसकी सीमाओं के बावजूद इसे आज भी पढ़ने लायक माना गया है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इसे काफी ऊंची रेटिंग देती है, इसकी सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी। आज की दुनिया में इसकी निरंतर प्रासंगिकता और व्यावहारिक उपयोगिता की क्षमता के लिए इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। 4 स्टार? जी, और प्रेरणा व मानसिकता बदलने की इसकी शक्ति के लिए पूरे 5 स्टार दिए गए हैं। अच्छा। कुल मिलाकर समीक्षा इसे 4.5-5 स्टार की ठोस रेटिंग देती है और इसे एक अनिवार्य क्लासिक मानती है। समीक्षा का निष्कर्ष है कि भले ही इसे आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, खासकर इसके वैज्ञानिक दावों और बाहरी कारकों की भूमिका के संदर्भ में, लेकिन इसका मूल संदेश और सिद्धांत आज भी बेहद मूल्यवान और प्रेरक हैं। तो ये थी नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पर हमारी आज की गहन चर्चा। जैसा कि हमें उपलब्ध समीक्षा से पता चला, वाकई एक ऐसी किताब जो लगभग 1 सदी पुरानी होकर भी हमें सोचने, प्रेरित करने और शायद अपनी सोच के तरीकों पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। निश्चित रूप से ये इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी मानसिकता, हमारा विश्वास और हमारी दृढ़ता हमारी वास्तविकता को आकार देने में कितनी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ये सिर्फ सिद्धांतों की एक सूची नहीं, बल्कि सोचने और जीने के एक तरीके का दर्शन है, जिसे समीक्षा आज भी प्रासंगिक मानती है। जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस समीक्षा से ही उभरता है। हिल द्वारा बताए गए इन 13 सिद्धांतों में से इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, भय पर काबू पाना वगैरह आज की इस तेज-तर्रार, अनिश्चित और डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में कौन सा सिद्धांत लागू करने में सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है? अच्छा सवाल है। या शायद सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये भारी जानकारी के युग में विशेष ज्ञान बनाए रखना है, या विकर्षणों के बीच दृढ़ता है, या शायद डिजिटल दुनिया में एक सच्चा मास्टरमाइंड बनाना?
इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।